वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। आज के हम अपने इस सेशन में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से फार्मासिस्ट के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का वेटेज सबसे अधिक होता है। यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि अपनी इस सीरीज़ का 4th पार्ट होगा। पिछली 3 वीडियोस में हम 3 पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल की क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं डायग्नोसिस, बिल्कुल, प्रिवेंशन और ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। हॉस्पिटल के अंतर्गत डायग्नोसिस भी किया जाता है, प्रिवेंशन भी होती है और ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल हॉस्पिटल्स कम अंडर, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिविल अस्पताल होते हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो सिविल अस्पताल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिला अस्पताल, वो पब्लिक ओनरशिप के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। जसलोक हॉस्पिटल रन बाय, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जसलोक हॉस्पिटल का। इसी तरीके से अगर फोर्टिस पूछा जाता है, या मैक्स हॉस्पिटल, या अदर कोई जो कि ट्रस्टीज़ के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। जसलोक हॉस्पिटल जो है वो ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाने वाला अस्पताल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ बेड इन मिनिमम साइज हॉस्पिटल, यानी मीडियम साइज हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स कितने होते हैं। इसको हमने कल ही आपको डिटेल में एक चार्ट दिया था, जो कि प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें ऑथेंटिक चार्ट दिया गया था, जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उसमें आप सभी को डिटेल में देख सकते हैं कि एक हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, किस लेवल पर कितने फार्मासिस्ट, या इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट दिया गया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि सभी ऑथेंटिक डिटेल्स हैं। ये देख सकते हैं आपके मीडियम साइज़ हॉस्पिटल में कितने बेड्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। तो 500 से लेकर के 1000 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो वो मीडियम साइज़ का हॉस्पिटल होता है। लार्ज साइज़ हॉस्पिटल में 100 से एबव, वो 1000 से ज़्यादा बेड्स होते हैं, वो लार्ज साइज होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा मीडियम साइज़ हॉस्पिटल के लिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इलाइट हॉस्पिटल फॉर मॉडरेट बजट एंड लो बजट यूज़र्स, यानी जो इलाइट हॉस्पिटल है वो मॉडरेट बजट या लो बजट वाले यूज़र्स के लिए है या नहीं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो इलाइट हॉस्पिटल है ये बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर। तो ये फॉल्स होगा, इस पे मीडियम या मॉडरेट लो बजट के आदमी नहीं जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लिंक बिटवीन गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड क्लिनिकल सर्विस, लिंक बिटवीन गवर्निंग बॉडीज़ एंड ऑल अदर एम्प्लॉयज़, इंचार्ज ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, यानी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये सभी जिम्मेदारियां होती हैं प्रशासन की। अगर कोई अस्पताल के प्रशासन है तो ये सभी जिम्मेदारियां उसकी होती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीयू स्टैंड्स फॉर, यानी आईसीयू की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। इंटेंसिव कमर्शियल यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनेशनल केयर यूनिट, या इंटेंसिव क्लियर यूनिट। तो इसका जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इंटेंसिव केयर यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है आईसीयू की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल आर फॉलोइंग टाइप एक्सपेक्ट,
यानी किस किस प्रकार के हॉस्पिटल होते हैं इनमें से छोड़कर, अगर हम एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल के बेस स्पेशलाइजेशन पर देखते हैं, स्पेशलाइजेशन पे, तो ईएनटी हॉस्पिटल्स होते हैं, आई नोज़ एंड थ्रोट के हॉस्पिटल्स अलग से होते हैं, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स भी होता है जो कि हड्डियों से संबंधित है, आई हॉस्पिटल्स भी होते हैं, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल नहीं है। ये एक डिजीज़ है जो कि इनसे संबंधित नहीं है, यह हमारे एनाटॉमी से संबंधित हॉस्पिटल हैं। जैसे यहाँ ईएनटी देख सकते हैं, बॉडी का पार्ट होता है, ऑर्थोपेडिक हड्डियाँ भी बॉडी का पार्ट होती हैं और आइज़ भी बॉडी का पार्ट होती हैं। लेकिन कैंसर जो है एक डिजीज़ है, डिजीज़ टाइप हॉस्पिटल होते हैं, ना कि ये फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल इन फॉलोइंग टाइप एक्सपेक्ट, यानी मेडिसिन बेस पर कौन कौन से अस्पताल होते हैं और वो बताने हैं, और कौन सा नहीं है इनमें से वो आपको बताना है। एलोपैथिक हॉस्पिटल होता है, यूनानी होता है, आयुर्वेदिक भी होता है, लेकिन जो टीबी हॉस्पिटल है ये आपका मेडिसिन बेस हॉस्पिटल नहीं है, मेडिसिनल हॉस्पिटल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पीएचसी स्टैंड फॉर, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएचसी की फुल फॉर्म आपको इसमें बतानी है। फार्मेसी हार्ट केयर सेंटर, प्राइमरी हॉस्पिटल सेंटर, या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, या प्राइमरी हाई कॉस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, यानी इनको डिस्पेंसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सामुदायिक केंद्र भी इनको कहीं कहीं पर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक वैल्यूज़, यानी इनमें से कौन सी वो ब्रांच है मेडिसिन की जो डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेडियोलॉजी के अंतर्गत इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मेडिसिन द हॉस्पिटल इज़, यानी मेडिसिन के टाइप में इनमें से कौन सा हॉस्पिटल है। कैंसर हॉस्पिटल अभी आपको बताया ये नहीं है, ऑर्थोपेडिक और ईएनटी हॉस्पिटल्स भी नहीं है, ये आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो एलोपैथी हॉस्पिटल जो है वो मेडिसिन टाइप हॉस्पिटल है। एलोपैथी के अंदर मेडिसिन टाइप्स में यूनानी भी होता है, आयुर्वेदा भी होता है, एलोपैथी, होम्योपैथी हॉस्पिटल भी ये मेडिसिन टाइप हॉस्पिटल्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलफेयर ऑफ पेशेंट सर्विस इंक्लूड, यानी पेशेंट सर्विस के लिए वेलफेयर सर्विस कौन कौन सी होती हैं। प्रिवेंशन भी होता है, डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट भी, यानी हॉस्पिटल के अंतर्गत ये तीनों ही कार्य किए जाते हैं एक पेशेंट के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पेशेंट एक्सपेक्ट, यानी पेशेंट्स के इनमें से कौन सा छोड़कर पेशेंट से अलग हॉस्पिटल होता है, यानी जो पेशेंट टाइप हॉस्पिटल इसमें आपसे पूछा गया है बेसिस ऑफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेडियाट्रिक हॉस्पिटल होता है, जनरल हॉस्पिटल भी होता है, मैटरनिटी हॉस्पिटल होता है, लेकिन डायबिटीज़ हॉस्पिटल जो है ये पेशेंट टाइप हॉस्पिटल ना होकर ये डिजीज़ टाइप हॉस्पिटल है, बाकी ये पेशेंट टाइप्स हॉस्पिटल्स होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। निश्चित ही इसका वेटेज सबसे अधिक होता है एचसीपी का है, तो इसको आप ज़रूर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। क्लिनिकल सपोर्ट इंक्लूड, इसका ऑप्शन है एक्सरे, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक या ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्लिनिकल सपोर्ट होता है उसमें ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नॉन क्लिनिकल सपोर्ट इंक्लूड, यानी क्लिनिकल सपोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है। नॉन क्लिनिकल सपोर्ट में स्टेशनरी या फिर कैटरिंग, बोथ ए एंड बी, यानी नॉन क्लिनिकल सपोर्ट में ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं, स्टेशनरी और कैटरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सिविल हॉस्पिटल इज़, यानी इनमें से सिविल हॉस्पिटल कौन सा है ये आपको बताना है। इलाइट हॉस्पिटल, फ्री या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप जैसा कि जानते हैं जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं ये बजट हॉस्पिटल्स होते हैं, इनमें आम आदमी भी इलाज करा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बजट हॉस्पिटल्स होते हैं सिविल हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि इस
HCP का सेकंड जो चैप्टर है हॉस्पिटल फार्मेसी, इससे संबंधित हम क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने वाले हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ डिफाइंड एज, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल के रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है इनमें से। टू इंडिकेट educate patient nursing in terms of pharmacy trainees on the various aspects of drugs, to precipitate in research, यानी पार्टिसिपेट इन रिसर्च, जो कि ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी के कार्य होते हैं। तो बोथ ए एंड बी को के साथ हम जा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या फंक्शंस होते हैं ये आपको बताना है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रग्स, डिस्पेंसिंग ड्रग्स, राइट प्रिस्क्रिप्शन, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी है इसका कार्य होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, यानी बोथ ए एंड बी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राइट प्रिस्क्रिप्शन ये डॉक्टर का वर्क होता है, ना कि फार्मेसी में इसको किया जाता है रीड प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सपेक्ट, यानी इनमें से किसको छोड़कर हॉस्पिटल फार्मेसी का कार्य नहीं है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का कार्य जो इसमें नहीं है, डिसीज डायग्नोसिस का कार्य नहीं करती है। ये डायग्नोस्टिक यानी आपकी पैथ लैब करेगी या फिर डॉक्टर इसकी डायग्नोस करते हैं, ना कि फार्मेसी में इसकी डायग्नोस किया जाता है। बाकी ये सभी तीनों कार्य फार्मेसी में किए जाते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में। बाय मेक और बाय डिसीजन बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी ये दोनों भी टर्म कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, डिसीज डायग्नोसिस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा जाता है। हाउ मच फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इन 50 बेड साइज हॉस्पिटल, यानी अगर 50 बेड साइज का अगर हॉस्पिटल आप बनाते हैं, 50 बेडों का हॉस्पिटल, उसके लिए मिनिमम 200 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत होगी। 200 स्क्वायर फुट एरिया की। एरिया से संबंधित प्रीवियस वीडियो में आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में कंप्लीट चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि कितने क्लिनिक के लिए, फार्मेसी के लिए या कितने बड़े साइज हॉस्पिटल के लिए कितनी आपकी लैंड रिक्वायर होती है और क्या क्राइटेरियाज होते हैं, सभी कुछ उसमें डिटेल में दिया गया है। आप उसको देखकर वहाँ से समझ सकते हैं। निश्चित ही इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग करना है आपको, जो कि उसी से ही संबंधित है। आपको देख सकते हैं, मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट एज पर द बेड रिक्वायरमेंट, यानी बेड रिक्वायरमेंट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है हॉस्पिटल्स का, उसमें कितने फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है। तो इसकी मैचिंग को हम देख लेते हैं। फिर अप टू 50 बेड्स में 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 3 शिफ्टों में हॉस्पिटल रन होता है, तो मिनिमम 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर 100 बेड्स का देखते हैं तो इसमें 5 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी और 200 में 8 की ज़रूरत होती है, और 500 बेड्स तक में 15 फार्मासिस्टों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो कि करेक्ट होगा, डी बी सी ई इसका बिल्कुल करेक्ट मैचिंग होगा, ए इसमें नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड हैव, यानी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होना चाहिए। टेक्निकल एबिलिटीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, एकेडमिक एबिलिटीज़ हुई होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए, जो कि एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी नंबर के साथ हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक एंड डिमांड कंसिडरेशन है, और इसी के ही MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि HCP का चैप्टर नंबर 3 है। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन मेक और बाय डिसीजन, यानी कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन के रूप में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं। क्वालिटी, सर्विस, कॉस्ट, ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल करती हैं। अगर हम कोई चीज़ को ख़रीदते हैं या उसको सेल करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें उसमें ज़रूर मैटर करेगी कि उसकी क्वालिटी कैसी है, सर्विस कैसी है और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, EOQ स्टैंड फॉर, EOQ इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, EOQ इज द, EOQ क्या है इनमें से, द क्वांटिटी एट विच ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम, बिल्कुल ये अभी हमने देखा है कि हम उसकी कॉस्ट को भी देखते हैं। क्वांटिटी एट विच मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी मिनिमम, कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, बिल्कुल है। इट इज़ इकोनॉमिक क्वांटिटी एट विच नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी हम अगर कुछ बना रहे हैं अगर उसमें प्रॉफिट भी ना हो तो लॉस भी नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकली, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो जजमेंटल जो मेथड है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि हम डिसीजन को कैसे ले सकते हैं कि जब हमें कोई भी सामान या फार्मेसी में लेनी है मेडिसिन या डिस्पेंस करनी है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो जजमेंटल मेथड इसके लिए बताया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईओक्यू से ही संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी रेलवे में उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, दोनों ही शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, यानी सिचुएशन के आधार पर किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो कैजुअल मेथड, सामान्य मेथड का यूज़ हम करते हैं उस स्थिति में, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा। जजमेंटल मेथड अभी आपको ऊपर बताया गया है, तो ये इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ओपीडी स्टैंड फॉर, यानी ओपीडी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो ये सामान्य सी है, सभी को आपको पता होगा कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को ही ओपीडी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, CUDD स्टैंड फॉर, यानी CUDD की फुल फॉर्म आपको बतानी है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, CUDD की फुल फॉर्म होगी। अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, यानी इनमें से कौन से होते हैं, एबल टू वॉक एंड रिसीव फार्मेसी हेल्थ केयर एंड वॉक ऑफ, यानी जो वहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी की जो सर्विसेज है उसको हेल्थ केयर को रिसीव कर सकते हैं चलकर, एबल होते हैं, चलने में सक्षम होते हैं, उन्हीं को ही एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग इन यूज्ड फॉर, यानी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग कब की जाती है, ये इन पेशेंट्स के लिए की जाती है, या अगर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स भर्ती हैं यानी जो एडमिट हैं उन्हीं के लिए इन यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग का यूज़ किया जाता है, इन पेशेंट्स के लिए। आउट पेशेंट्स होते हैं जो आके डॉक्टर से विजिट किया और वापस चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेशेंट इज़ एडॉप्टेड बाय, यानी किसके द्वारा दिया जाता है प्रत्येक पेशेंट को, तो स्मॉल हॉस्पिटल्स जो होते हैं यानी क्लिनिक या उससे स्मॉल 50 बेड से छोटे जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं बेड हॉस्पिटल्स, उसी में ही प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेशेंट, यानी उसका क्या फ़ायदा होगा यदि प्रत्येक पेशेंट को इंडिविजुअल यानी अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो क्लोज कंट्रोल और स्टॉक ऑफ मेडिसिन बिल्कुल कर सकते हैं कि हमें जल्दी ही पता हो जाएगा कि कितनी दवाइयाँ हैं हमारे पास या कितनी नहीं है पेशेंट्स को देने के लिए। नेक्स्ट है, मेडिकेशन एरर कैन इजीली फाइंड आउट, बिल्कुल हम इसके द्वारा मेडिकेशन एरर को भी जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इन एनवलप मेथड ड्रग डिस्पेंसिंग हु विल इन्वलप विद मेडिसिन, यानी जो इन्वलप के अंदर मेडिसिन है वो निम्न में से कौन डालता है, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्स या ऑल ऑफ द अबव, तो फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि जो लिफाफा है यानी इन्वलप है उसके अंदर दवाइयों को पैक करके पेशेंट को देता है, तो इन्वलप मेथड फार्मासिस्ट के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
रूल ऑफ फार्मासिस्ट एट बेड साइड फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, उसको क्या वर्क करना होता है बेड साइड फार्मेसी में। वार्ड विजिट, बिल्कुल ये कार्य करना होता है। इंटरेक्शन विद फिजिशियन एंड नर्स, बिल्कुल बातें करनी होती हैं फिजिशियन और नर्स से कि पेशेंट्स को क्या मेडिसिन देनी है और किस टाइम पर देनी है, और काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट्स की। तो ऑल ऑफ द अबव यानी ऑल, ये तीनों ही वर्क एक फार्मासिस्ट के होते हैं, तीनों ही रूल होते हैं बेड साइड फार्मेसी के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट फार्मेसी इज़ यूज्ड फॉर, यानी सैटेलाइट फार्मेसी का यूज़ किस हॉस्पिटल में किया जाता है। तो ये बहुत बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वेरी बिग हॉस्पिटल्स, इनमें सैटेलाइट फार्मेसी का यूज़ किया जाता है, काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके लिए करेक्ट होगा। सैटेलाइट फार्मेसी इज़ लोकेटेड एट, सैटेलाइट फार्मेसी का मतलब होता है कि अगर हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है तो उसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं या फिर बहुत सारी उसकी डिविज़न्स बनाए गए हैं, तो जो फार्मेसियाँ होंगी वो प्रत्येक फ्लोर और प्रत्येक डिवीज़न में होंगी, तो उसी फार्मेसी को ही सैटेलाइट फार्मेसी कहा जाता है। स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं इसको, ऑनलाइन फार्मेसी है इससे जोड़ कर देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। हॉस्पिटल के अंतर्गत अगर बड़ा है और फार्मेसी आपकी दूर है तो लाने और ले जाने में दवाइयों को काफ़ी समय लगेगा पेशेंट्स के पास। तो इसीलिए प्रत्येक स्टोर को जो है फार्मेसी को फ्लोर पे या फिर पास की यूनिट्स में ही शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ईच फ्लोर, यानी सैटेलाइट फार्मेसी का जो होती है वो हर एक फ्लोर पर उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट फार्मेसी, सैटेलाइट फार्मेसी का क्या एडवांटेज है, यानी क्या फ़ायदे हैं, ये आपको बताना है। इफ़िशिएंटली ड्रग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रीच आउट टाइम ऑफ द ड्रग डिस्पेंसिंग, यानी रिड्यूस टाइम ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग, ये समय को बिल्कुल घटा देता है, जल्दी ही दवाइयाँ प्राप्त हो जाती हैं। और इफ़िशिएंसी ड्रग कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, और इजीली हम दवाइयों को डिस्पेंस भी कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्री पैकेजिंग मेथड भी होता है फार्मेसी के तहत, तो इसका डिसएडवांटेज बताना है। डिसएडवांटेज ऑफ प्री पैकेजिंग, तो इस फॉर फास्ट मूविंग आइटम्स, टाइम सेविंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका डिसएडवांटेज जो है सबसे मेन है कि रिक्वायर्ड मेन पावर, जो इसमें है आदमियों की अधिक आवश्यकता होती है दवाइयों को पैक करने के लिए। ये बिल्कुल फास्ट मूविंग आइटम है कि हम जल्दी से किसी को भी दवाइयाँ पहुंचा सकते हैं जो कि पहले से ही पैक हैं। टाइम सेविंग भी होगा, यानी ये दोनों होंगे, लेकिन इसमें जो है इसका ये मूल डिसएडवांटेज है, ये फ़ायदे हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर ही देखा, एडवांटेज ऑफ प्री पैकेजिंग के फास्ट मूविंग आइटम्स होंगे, टाइम सेविंग भी होगा, तो बोथ ए एंड बी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मैन रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड मैन पावर, ये इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि आदमियों की अधिक आवश्यकता होती है पैकेजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। CSSD स्टैंड फॉर, यानी CSSD की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सेंट्रल स्टेरॉइड सर्विस डिपार्टमेंट, जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। CSSD की फुल फॉर्म होगी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग इंक्लूड्स, यानी सर्जिकल ड्रेसिंग के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होता है। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन भी होता है, बैंडेज का भी यूज़ किया जाता है, पुनेस गॉज का भी यूज़ किया जाता है, यानी इन तीनों का यूज़ किया जाएगा जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन इज़ एग्जाम्पल ऑफ, जो एब्जॉर्बेंट कॉटन होती है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ये फाइबर का एग्जाम्पल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। फैब्रिक का ही ये एग्जाम्पल है, फैब्रिक का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है वो फैब्रिक होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एब्जॉर्बेंट गॉज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, जो एब्जॉर्बेंट गॉज होता है ये फैब्रिक का बना होता है, ये फैब्रिक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। फैब्रिक और फैब्रिक में डिफरेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा गॉज के साथ जो आपको, और अगर कॉटन पूछा जाए तो फैब्रिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा कि गॉज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। डैश इज यूज्ड ए प्राइमरी वाउंड डिस्पेंसिंग मटेरियल, किसका यूज़ किया जाता है अगर वाउंड
डिस्पेंसिंग मटेरियल ड्रेसिंग मटेरियल जो है इसका कौन सा है? तो सबसे है एब्जॉर्बेंट गॉज जो है वो ड्रेसिंग मटेरियल है जो प्राइमरी ही यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द आईपी लिमिट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड कॉटन, यानी एब्जॉर्ब्ड कॉटन की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? नॉट लेस देन 23 ग्राम ऑफ वाटर पर 1 ग्राम कॉटन, यानी 1 ग्राम कॉटन 23 ग्राम से मिनिमम कम जो वाटर नहीं एब्जॉर्ब करती है, तो वही इसकी लिमिट है। नॉट लेस देन 23 ग्राम ऑफ वाटर पर 1 ग्राम कॉटन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द आईपी लिमिट ऑफ नेप्स ऑफ एब्जॉर्ब्ड कॉटन, यानी नेप की लिमिट कितनी होगी? तो नेप नॉट मोर देन 500 नेप्स पर 1 ग्राम कॉटन, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आईपी लिमिट सीकिंग टाइम ऑफ एब्जॉर्ब्ड कॉटन, यानी जो लिमिट है सीकिंग टाइम एब्जॉर्ब्ड कॉटन की वो 10 सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा और 10 सेकंड। इसी के साथ हम HCP हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कर चुके हैं। और प्रीवियस की आप पार्ट्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर आई बटन पर क्लिक करके उन लिंक से प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।